स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एनएलसीसी क्लासेस। मैं मोहम्मद सैफ मलिक, आपका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोचिंग आपको बीकॉम एंट्रेंस के लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रही है और इसी क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको एक ह्यूज डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिसका ह्यूज डिस्काउंट मतलब कितना 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको हर एक कोर्स पर। तो आप जल्दी जल्दी हमारे पास आएँ और एनरोल कराएं अपने आप को, ताकि आप इस डिस्काउंट का फायदा ले सकें। ये डिस्काउंट 26 जनवरी तक वैलिड रहेगा। तो आज हम अपने नए सब्जेक्ट को शुरू करते हैं, बिजनेस स्टडीज को। इसमें हम नए चैप्टर शुरू करेंगे आज। ये हमारी पहली क्लास है बिजनेस स्टडीज की। इसमें आज हम देखेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? मैनेजमेंट मतलब क्या चीज होती है? मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? मैनेजमेंट होता है एक आर्ट है, एक कला है मैनेजमेंट, दूसरों से अपने काम करवाने की। इसमें हम खुद काम नहीं करेंगे, हम दूसरों से काम करवाएंगे। ये कला है, इस कला को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। भाई हर कोई तो कलाकार होता नहीं है, जो कलाकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजर। यानी कि मैनेजर के पास एक कला है कि वो दूसरों से अपना काम करवा ले, तो इसलिए उसको मैनेजर बोला जाता है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यदा कून्स और वेरिश ने इसको डेफिनेशन को दिया था। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। मतलब ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है डिजाइनिंग करने का और मेंटेन करने का एनवायरनमेंट को, इन विच जहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ये डेफिनेशन किसने दी थी? कून्स ने दी थी, कून्स एंड वेरिच ने। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें मैनेजमेंट की जनरल डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, जो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। मतलब हम एक कला है मैनेजमेंट, दूसरों से अपने काम को करवाने की। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे, ऐसा नहीं है कि हम अपने खाली गोल्स अचीव करने। मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट मतलब बोलते हैं कला है दूसरे से काम करवाने की, लेकिन ऐसा नहीं हम काम उनसे कैसे भी करवा लें। हमें काम कैसे करवाना है? एफिशिएंटली करवाना, इफेक्टिवनेस के साथ करवाना है। अब बात आती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर हमने देखे इस डेफिनेशन के अंदर। हमने 3 वर्ड्स देखे, वो क्या है? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रेफर टू द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट जो बनता है इन 5 चीजों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको एक प्रोसेस बोला गया है। ठीक है ना? ये 5 चीजों से क्या? 5 चीजें? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 चीज से मिलकर क्या बना है? हमारा मैनेजमेंट बना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोसेस बोला जाता है। इसके अंदर हमने एक वर्ड देखा था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि हम अपना जो भी काम करवाएं उसे कम से कम कीमत में करवाएं। एफिशिएंसी किससे रिलेट करता है? कॉस्ट से रिलेट करता है। एफिशिएंसी रिलेटेड टू कॉस्ट। मतलब हमें कम से कम कीमत में करवाना अपना काम। ऐसा नहीं हम मैनेजर हैं तो हम कितना भी महंगा काम करवा लें, नहीं, हमें काम तो करवाना है। ये हमारे पास कला होनी चाहिए काम करवाने की, लेकिन उस कला के अंदर हमें एक चीज होनी चाहिए, हमें काम कम से कम कीमत में करवाना है और कम से कम समय के अंदर। और इफेक्टिवनेस किससे रिलेट करता है? इफेक्टिवनेस रिलेट करता है टाइम से। यानी हम जो भी काम करवाएं कैसे करवाएं? कम से कम समय के अंदर करवाएं। हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब हम जो मैनेजमेंट करते हैं, जो हम मैनेज कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा गोल जो है हम अचीव कर सकें कम से कम पैसों में, कम से कम समय के अंदर। तो इसलिए क्या बोला जाता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला जाता है। मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। ये दिया हुआ है यहाँ पर। मैनेजमेंट आर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। परवेसिव मतलब परवेसिव उस चीज को बोलते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट सिर्फ किसी कंपनी के अंदर, छोटी या बड़ी कंपनी के अंदर जरूरत हो मैनेजमेंट की जरूरत हमें हर जगह पर है।
हर कंपनी में, हर एक दुनिया के हर एक कोने में चले जाए, वहाँ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इवन हमें अपने घर के अंदर भी चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट कोई ऐसा नहीं कि कंपनी से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। मैनेजमेंट कैसी चीज़ है, एक परवेसिव है जो हर जगह चाहिए। एक हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए, एक शादी के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए, इवन हमारे घर के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, परवेसिव बोला जाता है, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक बार मैनेज कर दिया चीज़ें और बस बात वहीं पर खत्म होगी। हमें बार बार चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ता है, हर बार। ऐसा हर साल हम क्या करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, हर साल भी नहीं बल्कि हर दफ़ा हमें मैनेज करना पड़ेगा। घर पे आपकी चीज़ें कुछ मैनेज हो रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने, एक हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं शादी का, कि आपने शादी हुई बड़े भाई की, तो आपने उसमें अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लिया। कुछ टाइम बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके छोटे भाई की शादी हुई, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप पुराने ख्यालों में रहे कि भाई हमने पहले तो रिश्तेदारों की अच्छी खातिरदारी की थी, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा भाई। मैनेजमेंट कैसा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा, बार बार करने वाला। मैनेजमेंट कैसा, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज मल्टी फेसेड एज इट इन्वॉल्व न्यूमरस डायमेंशन विच रेंडर कॉम्प्लेक्सिटी टू प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। इट इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक चीज़ को मैनेज करने का नहीं, मल्टी डायमेंशनल काम है। इसमें हम हर चीज़ को मैनेज करते हैं, काम को भी मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, अपने रिसोर्स को भी मैनेज करते हैं। इसलिए कैसा है ये मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि अकेले का काम नहीं मैनेजमेंट, हाँ ग्रुप का काम है पूरा। यहाँ पूरे ग्रुप मिलकर क्या करता है, चीज़ों को मैनेज करता है। मैनेजमेंट कैसी फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स है। कोई वो नहीं है, देखने वाली चीज़ नहीं है मैनेजमेंट, जिसे हम छू नहीं सकते। इंटेंजिबल कैसे, जिसे हम ना छू सकें ना देख सकें। तो मैनेजमेंट कैसी फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है। एक ये रह गया हमारा मैनेजमेंट डायनेमिक। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक इन द सेंस दैट इट मस्ट कंटिन्यूसली अडेप्ट टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब मैनेजमेंट डायनेमिक है, जिसमें हमें कंटिन्यूसली करना पड़ता है, चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है। अगर हम चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैनेजमेंट कैसा डायनेमिक प्रोसेस वो है, डायनेमिक है मैनेजमेंट। हम बात करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मैनेजमेंट करने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम कोई भी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट है हमारा इंडिविजुअल। ये हमारे कैसे 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, ठीक है। पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हम इनको आइए डीपली में देखते हैं क्या क्या इनका मीनिंग निकलता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द ऑब्जेक्टिव of using various resources of the organization optimally and efficiently and such that they yield maximum advantage। मतलब हमें क्या करना है कि हमारा मैनेजमेंट करने का हमारा पहला उद्देश्य क्या है, पहला मकसद क्या है कि हम अपने मैनेज करके चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए कर दें, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में भला करें। पहला उद्देश्य हमारा ये है मैनेजमेंट करने का। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भला कैसे करेंगे, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुँचाएंगे, कि हमें भाई क्या करना है, जो हमारे रिसोर्स हैं अच्छे से इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना अपने रिसोर्सेज का और सही से इस्तेमाल करना, ताकि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, मतलब अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सही से कर लेते हैं, उसके हमें 3 स्टेज मतलब फायदा पहुंचेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ का। अगर हमने अपने रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर लिया तो हमें पहले फायदा पहुंचेगा सर्वाइवल का, क्योंकि हर एक बिजनेस के 3 स्टेज होते हैं। हर एक बिजनेस के कैसे स्टेज हैं, 3 स्टेज होते हैं। जब स्टार्ट किया तो उसके लिए मेन स्टेज कौन सी है, उसके लिए सर्वाइवल स्टेज है, यानी पहले मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। फिर दूसरी स्टेज आपकी प्रॉफिट है, जब आप सर्वाइव कर देंगे तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन लास्ट वाली थर्ड, फिर आपकी इसके बाद आती है थर्ड, ग्रोथ। जब आपने सर्वाइव कर लिया, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब आपको लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या, आपका तीसरी स्टेज है बिजनेस की, वो क्या है कि अब आप क्या करेंगे, आप अपने ग्रोथ करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे अपने आप को। तो ये 3 स्टेज होती हैं। अगर हमने अपनी ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सही से अचीव कर लिया तो हम इन तीनों स्टेज को कर लेंगे सही से
मतलब हासिल कर सकते हैं। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिलेट करता है किससे, सोसाइटी से, कि हमारा जो पहला हम मैनेज करके क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचेंगे, दूसरा फायदा हम कैसे पहुंचेंगे, अपने सोसाइटी को, हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा उद्देश्य मैनेजमेंट का यही है कि हम किसको फायदा पहुंचाएं, अपनी सोसाइटी को फायदा पहुंचाएं। अब सोसाइटी को कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं भाई, सोसाइटी को हम फायदा पहुंचाएंगे अच्छा प्रोडक्ट देके, कम रेट में कम रेट के अंदर प्रोडक्ट देकर। और एक चीज और आती है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर, सॉरी, CSR, ये भी किसके अंदर आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई सरकार ने 2013 के अंदर जो कंपनी जब लेकर आई थी सरकार, तो उन्होंने एक टॉपिक ला दिया, एक पॉइंट ला दिया, CSR करना है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कॉर्पोरेट को, कि अगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, तो उसे अपना कुछ मिनिमम अमाउंट है 2% या 1% जो भी है अपने टर्नओवर करना पड़ेगा, सोसाइटी के फायदे के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है ये। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें सोसाइटी को एट रीजनेबल प्राइस। इको फ्रेंडली मेथड को इस्तेमाल करें प्रोडक्शन करने के लिए, ऐसा ना हो कि हम जो वेस्ट फैला रहे हैं हर जगह फैलाते रहें, कचरा डाल दिया कहीं पर भी हमने, अपना जो हमारा वेस्ट निकल रहा है उसमें कहाँ डाल दें, नदी के अंदर डाल दें, ये सब हमें नहीं करना है। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है यानी नीचे गरीब तबका है, उसे हम कहते हैं एक कमाने और रोजगार का जरिया प्रोवाइड कराएं। तो ये भी हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करें, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें, यानी उन्हें वॉशरूम की, उनको रेस्ट रूम की, और जो उनका लंच टाइम वगैरह, एक सब कुछ हमें क्या है प्रोवाइड करना है, उनको बेसिक फैसिलिटी जो उनके लिए होती हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का भला करा, फिर हमने अपने सोसाइटी का भला किया, अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने पहले अपना फायदा कर लिया, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कर लिया, अपनी बिजनेस का फायदा कर लिया, फिर हमने अपने सोसाइटी का फायदा कर लिया। अब हम किसका फायदा करेंगे, अपने जो यहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनका हम क्या करेंगे, फायदा करेंगे। मैनेजमेंट मस्ट फुलफिल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल so that employee feel satisfied and motivated and work wholeheartedly for the organization। अगर हम अपने हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम खुश रखेंगे, अपने यहाँ उनकी सारी ज़रूरत को पूरा करेंगे, तो जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो खुश रहेंगे, हमसे सेटिस्फाइड रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, तो अपने पूरे दिल से हमारे यहाँ क्या करेंगे, काम करेंगे वो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था, हमें कैसी सैलरी देनी चाहिए ना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए, ऐसी सैलरी दें जो मार्केट के लिए हिसाब से सही हो, मतलब उनका गुजारा चल जाए, कम से कम इतनी सैलरी तो होनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम उनको पर्सनल ग्रोथ कराएं, उनकी डेवलपमेंट कराएं, कैसे करा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको जो उनको काम सिखा रहे होंगे इस तरह काम करवाएं कि वो अच्छे से सीख जाएं उनको, ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उनका करियर का अच्छा डेवलपमेंट हो। सोशल रिकॉग्निशन और पीर वगैरह करवाएं, वो हेल्थी वर्किंग कंडीशन दें उनको, यानी अच्छे कंडीशन में उनको काम करवाएं। तो ये सब क्या होता है, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। भाई ये सारे टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमने अभी देखे। डेफिनेशन देखी पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं, और इंपॉर्टेंस की बात हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अचीवमेंट ऑफ गोल एंड, मतलब पहली इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई हमें हेल्प करती है हमारे, अगर हम चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे अच्छे से, अपने काम अपने रिसोर्स को मैनेज कर पाएंगे, उनको सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, गोल क्या कर पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज हम सिर्फ नुकसान के अंदर ही रहेंगे भाई, ठीक है ना। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ से, मतलब जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बताऊँ तो, जहाँ पर इन लोगों ने अपने रिसोर्स को सही से मैनेजमेंट नहीं किया था, वो है किंगफिशर। इस कंपनी का नाम तो सभी जानते होंगे, किंगफिशर करके एक कंपनी थी जो मतलब लिकर बनाती थी, और एयरलाइन भी, उसने पहले लिकर का बिजनेस था इनका, विजय माल्या की कंपनी। एक इस पॉइंट लाइन में आए थे, एयरवेज सर्विस में आए थे। इन्होंने अपना मतलब वो फ्लाइट वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, जैसे और कंपनी होती है ना एयर की, एयरवेज कंपनीज, इंडिगो, जेट एयरवेज, वैसे ये भी थी किंगफिशर एयरवेज।
ये लोग कभी भी अपने रिसोर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, चीज़ों को मैनेज कर ही नहीं पाए, इसलिए इनका डाउनफॉल आया था। इसलिए कंपनी हमेशा घाटे में रही, जिसकी वजह से विजय मल्ल्या ने इतना बड़ा फ्रॉड किया था। लोन अच्छा से ले रखा है इस कंपनी के नाम पर, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, मैंने रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो फूड वहाँ पर सर्व करते थे, जो वहाँ पर लेकर सर्व करते थे अपने फ्लाइट के अंदर, तो नई नई बोतल ऐसी फेंक दिया करते थे। भाई पूरी बोतल आई, मान लीजिए 400 बोतल आई एक फ्लाइट के लिए, इसमें सर्व 400 बोतल पूरा पैक आया, इसमें सर्व इन्होंने करी मान लो 250, बची कितनी 150 उन्होंने ऐसे लेकर फेंक दी। बिल्कुल नई नई बोतल इस तरह से फेंक दी, इस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्स को सही से मैनेज नहीं कर पाए थे, इसलिए इनको इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ता था। एफिशिएंसी इन वर्क थ्रू मैनेजमेंट इन फॉर्म ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा काम क्या होता है, पूरा पहले से सब कुछ मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो उससे हमारा काम क्या होगा, अच्छे से काम हो पाएगा, एफिशिएंसी के साथ काम हो पाएगा, कम से कम समय में कम से कम कीमत पे हो पाएगा। क्रिएटिंग डायनेमिज्म, every organization must adapt itself to the continuous changing business environment. Management help employee to comfortably adapt to this change. भाई अगर आपको बिजनेस करना है किसी भी फील्ड में, किसी भी शहर में, किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो आपके अंदर सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आप क्या कर पाएँ, चेंजेस को अडेप्ट कर पाएँ। जैसे जैसे मार्केट के अंदर चेंज आ रहे हैं, वैसे वैसे आप क्या कर पाएँ, अपने आप को चेंज कर पाएँ। एक कंपनी का एग्जाम्पल इसका अच्छा मिलेगा, हिंदुस्तान मोटर्स का। शायद आज बहुत सारे लोग इस कंपनी का नाम भी नहीं जानते हों, लेकिन एक ज़माने में इस कंपनी की गाड़ी बहुत फेमस हुआ करती थी। एम्बेसडर कार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एम्बेसडर कार सबने देखी होगी मूवीज़ वगैरह में, पुरानी मूवीज़ में, तो हर एक नेता वगैरह उसमें घुमा करते थे। मतलब एम्बेसडर कार जा रही है, मतलब किसी नेता की गाड़ी होगी, ये समझ लो, एक तरह से इसका पेटेंट था वो। लेकिन आज गाड़ी को कोई पूछता भी नहीं है, गाड़ी कंपनी की गाड़ियाँ कोई नजर भी नहीं आती आपको मार्केट में। क्यों? क्योंकि चेंज को अडेप्ट ही नहीं कर पाए। एक अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है नोकिया। नोकिया कंपनी का फ़ोन एक ज़माने में हर घर में मिल जाते थे, हर दूसरा बंदा नोकिया का फ़ोन चलाया करता था। लेकिन आज नोकिया का फ़ोन बहुत ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने सिर्फ हार्डवेयर पे काम किया इन्होंने। इनके मतलब फ़ोन बताते हैं इतना मजबूत होते थे कि कहीं से फेंक दे टूटते ही नहीं थे आराम से, इतने मतलब मजबूत फ़ोन बना देते। तो इन्होंने कभी सॉफ्टवेयर पर काम नहीं किया। धीरे धीरे ज़माना चेंज हुआ, स्मार्टफोन का ज़माना आया, सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्होंने फोकस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी फोकस किया ही नहीं। हमेशा अपने इस पर अरे हम तो जो हम बना रहे हैं उसी को बना के बेचेंगे और हमारा चलेगा ऐसे ही। इन्होंने कभी चेंज को अडेप्ट कर ही नहीं पाए, इसलिए कंपनी ठप पड़ गई ये भी अच्छी खासी। तो भाई से मैनेजमेंट क्या क्रिएट करती है, डायनेमिज्म क्रिएट करती है। मतलब हर बिजनेस को अपने अंदर इतनी कुव्वत रखनी चाहिए, इतनी सहूलियत होनी चाहिए कि भाई हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें मौका पड़ने पर। और मैनेजमेंट इस चीज़ में हेल्प करती है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो चेंज कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ, इतना सहूलियत देती है मैनेजमेंट। अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, अचीव होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी किस तरह से हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। मैनेजमेंट करके चलेंगे तो भाई अपना फायदा भी करेंगे, सोसाइटी का अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करेंगे, अपना उद्देश्य भी पूरा करेंगे, अपना मकसद भी पूरा करेंगे, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी का मकसद भी पूरा करेंगे, उनका उद्देश्य उनको फायदा पहुंचाएंगे, और एट द एंड लास्ट में हम किसको फायदा पहुंचाएंगे, अपने लोगों को भी फायदा पहुंचाएंगे। मैनेजमेंट का ये फायदा होता है, ये हमने अभी देखा ही था ऑब्जेक्टिव के अंदर। सोसाइटी को सर्व करता है। इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन गोल द मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल। मतलब मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हमें सोसाइटी का भी क्या करना है, ख्याल रखना है, जो हमने बात करी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है ना। हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का नेचर है क्या आखिर। बोलते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एक साइंस भी है, और कुछ लोग आगे बोलते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कब बोलेंगे, उसको हम साइंस कब बोलेंगे, और उसको हम प्रोफेशन कब बोलेंगे, हम देखते हैं। इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर ये मैनेजमेंट वो सारे मतलब मैनेजमेंट के सारे क्राइटेरिया हैं, वो साइंस के क्राइटेरिया पूरी करती है, मैनेजमेंट वो क्राइटेरिया पूरी करती है जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आर्ट्स बोल सकते हैं। मैनेजमेंट वो सारे क्राइटेरिया पूरे करती है जिससे हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोल सकते हैं। आइए अगर किसी चीज़ को हम आर्ट्स बोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। मैनेजमेंट को अगर हम एज एन आर्ट्स देखें, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मैनेजमेंट टू बी कॉल्ड एन आर्ट, क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब होता है ना, हम आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में होता है भैया सब थ्योरी भरी पड़ी है, तो बस वही इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली टू वेरियस अदर आर्ट फॉर्म सच एज म्यूजिक, डांस, मैनेजमेंट ऑल्सो एज एन
एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल हेनरी फोल्स के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें, ये सारे मतलब जैसे आर्ट्स डांस के अंदर होता है, म्यूजिक के अंदर होता है, वहाँ पर वो एक थ्योरी वहाँ फॉर्म है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज के जरिए वो वहाँ होता है। अब वही आप कहेंगे थ्योरी के बारे में कहाँ पे आ गई, एक पूरी डायरी होती है, एक पूरी नोट्स वगैरह होते हैं, जिसके थ्रू क्या बनाते हैं वो अपने म्यूजिक मतलब कंपोज करते हैं, म्यूजिक वगैरह करते हैं, फिर डांस के स्टेप वहाँ लिखे होते हैं, भाई इस डांस को हम कैसे वो कर सकते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मतलब पहले के प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग काम कराया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, हेनरी फोल्ड के प्रिंसिपल हैं और टेलर्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो हम आगे चैप्टर आएगा इनके ऊपर पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से वहाँ पे डिस्कस करेंगे सही से। डायनामिक एप्लीकेशन। Art is the application of knowledge in a personalized and creative manner. Manager apply the basic principle and theories of management in a creative manner according to need of the situation. मतलब आर्ट क्या है, आर्ट इज एप्लीकेबल नॉलेज है इन पर्सनल और क्रिएटिव मैनर। ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स को सिर्फ अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग करें, वहाँ पर क्रिएटिविटी भी होनी जरूरी है ना। कला है एक, आर्ट क्या है, कला, आर्ट को हिंदी में कला बोलते हैं, तो कला के लिए क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी चाहिए क्रिएटिविटी चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं तो आप मैनेजर नहीं बन पाओगे भाई अच्छे से। तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कला भी होनी चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब अंडर आर्ट देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड इनोवेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट। This gives rise to unique interpretation of similar situations. Similarly, in management with continuous practice, the manager uses his own creativity and imagination to formulate new and unique way to deal with the situations. जैसे कि हम आर्ट के अंदर बात करते हैं, आर्ट के अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, एक यूनिकनेस होती है, तो कहाँ से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। वैसे जैसे मैनेजर होते हैं कि उनके पास इतना नॉलेज आ जाता है मार्केट का, तो उनके अंदर की क्रिएटिविटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। ठीक है, अब मैनेजमेंट को एज अ साइंस कब बोलेंगे, मैनेजमेंट को हम साइंस कब मानेंगे। देख लिया भाई, अगर ये क्राइटेरिया पूरे कर दिए, मैनेजमेंट के अंदर क्राइटेरिया हैं जो आर्ट्स के अंदर होते हैं। अब मैनेजमेंट वो क्राइटेरिया पूरे करती है जो साइंस के लिए। अब वही पूछेंगे मैनेजमेंट आखिर है क्या, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर साइंस वाले कौन कौन से गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जैसे साइंस के पास क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, मतलब कि मेडिकल्स के एसोसिएशन होती हैं, पूरी बार काउंसिल वगैरह होती हैं इसकी, वैसा होता है। वैसे मैनेजमेंट के पास भी क्या है, एक एसोसिएशन वगैरह है। वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब डिसिप्लिन हैं साइंस के, या फिर जो उनकी थ्योरीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं, और मतलब बेस्ड होती हैं, और साथ ही साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख के नहीं आता भाई, अगर हम ये चीज़ करेंगे, इस केमिकल के अंदर ये चीज़ केमिकल मिला देंगे तो इसका ये नुकसान होगा, इसका ये इफेक्ट हो सकता है, सब चीज़ देख के बनाई जाती है। वैसे ही मैनेजमेंट के जो बनाया गया था, इसके प्रिंसिपल जब बनाए गए थे, इसके नुकसान और फायदे दोनों चीज़ देखे गई थी। इसकी वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। मैनेजमेंट हैज अ होस्ट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल विच वर डेवलप ओवर द ईयर। In addition, similar to the disciplines, management has its own unique vocabulary. इसकी अपनी क्या है, एक own unique vocabulary है। Theories based on experiments, जो इसकी थ्योरीज इतना ना, साइंस के अंदर जो थ्योरीज होती हैं एक्सपेरिमेंट करके बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, सोते सोते बना दिया। जैसे न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, भाई ये नीचे क्यों आया। तो वैसे ही जब मैनेजमेंट की जो थ्योरी बनाई गई है वो ऐसा नहीं है कि ऐसी बना दी गई है हवा में, उनके पूरे मैनेजमेंट किया गया था। हम जब अगला चैप्टर आएगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर पूरी बात करेंगे भाई कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी थ्योरीज। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे जैसे हर जगह साइंस क्या होता है, सेम रहता है। अब हम इंडिया के अंदर हों या फिर हम इंडिया के बाहर हों, किसी भी देश के कोने में चले जाएं, तो न्यूटन के फॉर्मूले हैं, जो न्यूटन के लॉ हैं वो सेम ही रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ और चेंज हो जाए वो। सिमिलरली जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो भी करेंगे हमेशा सेम रहेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ है और इंग्लैंड में कुछ और हो, ऐसा नहीं, वो हर जगह करेंगे सेम रहेंगे। अब मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन क्यों बोलेंगे, प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशन एक तरह का बिजनेस, मतलब बोल रहे हैं एक स्किल्स ही होती है ये भी, जिसमें हमें एक नॉलेज मिलती है। जैसे होता है डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, प्रोफेशन है।
जिसमें हम अपनी जो स्किल्स हैं, जो हमारी नॉलेज, उसको हम क्या नहीं कर सकते, अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसे प्रोफेशन बोलते हैं। इसको हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट और प्रोफेशन दोनों में क्या पाई जाती है, सिस्टमाइज नॉलेज होती है। क्या है सिस्टमाइज नॉलेज। अ प्रोफेशनल रिक्वायर्स अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्पेशलाइज्ड स्किल ऑफ अ प्रोफेशनल। Similarly, management can be called a discipline in the sense that it has a systematic and well-defined body of knowledge. One can gain this knowledge through college, institute and books. मतलब हम इस knowledge को कहाँ से gain कर सकते हैं, बुक से gain कर सकते हैं, कॉलेज से gain कर सकते हैं, स्कूल से gain कर सकते हैं। Nowadays, various institutions are set up primarily objective of providing education in the management. मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हैं, IIM की बात करें तो मैनेजमेंट के ऊपर हमें क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। जैसे प्रोफेशन के लिए हम क्या जाते हैं, प्रोफेशनल करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को हासिल करने के लिए हमें कहीं इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुल चुके हैं अब। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, लॉ के जो लोग होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनकी बार काउंसिल होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी अलग एसोसिएशन है। वैसे ही मैनेजमेंट की भी क्या है, एक एसोसिएशन है, उसका नाम क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो प्रोफेशन के अंदर भी ये चीज़ सेम है, और ये चीज़ कहाँ पे पाई जा रही है, यही गुण किसमें पाई जा रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी पाई जा रहे हैं। इसलिए प्रोफेशन में बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, यानी हर कोई बंदा इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। भाई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास 12th किससे की हो, अपना साइंस स्ट्रीम से की हो, उसके बाद आपको नीट का एग्जाम देना, नीट पीजी, नीट पीजी, ये सब आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, तब जाके डॉक्टर बनेंगे। या फिर आप सीए बनना चाहते हैं, सीएमए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे कि भाई आपके पास आपको ये पेपर पास करने पड़ेंगे, ये लेवल पास करने, हर किसी को इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। वैसे मैनेजमेंट के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, इसके अंदर भी कुछ क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। इनका क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे प्रोफेशनल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें आपको लाइसेंस दे लिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो होता है आपको आपसे वो ले लिया जाएगा। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, ठीक है। दोनों का मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना, सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या देखा आपने, डॉक्टर आपको सामान बेच रहा है, भाई दवा एक अलग चीज, वो स्टोर से लाके खरीदते हैं हम, लेकिन जो मेन चार्ज करता है डॉक्टर फीस हमसे क्या चीज़ें चार्ज करता है, सिर्फ कंसल्टेंसी की चार्ज करता है। तो या फिर आप किसी वकील के पास चले जाएं तो आपसे पैसे ले रहा है, किस पे ले रहा है, सर्विस देने के। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है वो आपको सामान नहीं बेच रहा, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। एक मिनट बस। नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की लेवल कितने होती है, मैनेजमेंट के 3 लेवल होती हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आता है इसके अंदर, जो बड़े इनके हेड होते हैं, मतलब टॉप लेवल का बेसिकली काम होता है सिर्फ प्लानिंग वगैरह करना। मिडिल वाले आते हैं जो अपने काम वक्त काम देखते हैं, और लोअर लेवल वो अपने लेबर वाले आते हैं, ठीक है। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आएगा, चेयरपर्सन, सीईओ, एमडी, ये सब किस में आते हैं, सीएफओ, ये किस में आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, मतलब खाली पॉलिसी फ्रेम करना और इनके लिए प्लानिंग वगैरह करना, स्ट्रेटेजीज लगाना, गोल सेट करना, इनका मेन काम यही होता है, और कुछ काम नहीं करते इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जाके कोई मशीन वगैरह चला रहे हो, इनका काम है खाली पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, प्लानिंग्स करना। तो आते हैं हमारे मिडिल लेवल, जिसमें आते हैं हमारे मैनेजर्स वगैरह, छोटे छोटे मैनेजर जो होते हैं हमारे, डिवीजन मैनेजर और बाकी सारे मैनेजर, वो सब इसमें आते हैं। मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिविजनल हेड्स, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर आए थे, मतलब जो लोअर वाले होते हैं, मिडिल वाले उसके मेन टास्क आर टू interpret the policies of the top management to the ensure availability of resources to implement policies and to coordinate all activities, ensure availability of necessary personnel and assign duty to responsibility to them। मतलब क्या करते हैं, पहली बात तो इनका काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, जो पॉलिसी टॉप लेवल वालों ने बना दी है वो जो लोअर वालों को बतानी, तो मेन काम जो करते हैं वो लोअर वाले करते हैं, ठीक है।
तो इनका काम क्या है, जो पॉलिसीज ऊपर से बनकर आ रही हैं वो डायरेक्टली लोअर वालों को नहीं बताएंगे, मजदूर को नहीं बताएंगे, वो किसको बताएंगे, मजदूर से नहीं बोलेंगे, सॉरी फंक्शनल फोर्स वाले आए थे, फिर वो तो प्लेटफॉर्म वर्कर आए थे मजदूर तो ये टॉप लेवल वाले से क्या करते हैं, जो पॉलिसी टॉप लेवल वाले बना रहे हैं उनको आगे तक कौन पहुंचाएगा, किस तक, लोअर लेवल वाले तक मैनेजर काम करते हैं, यानी मिडिल लेवल वाले काम करते हैं ये लोग, इनका काम ये है। इवन स्टाफिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है, मिडिल वालों की है, लोगों को काम देने की जिम्मेदारी किसकी है, मिडिल वाले की है। टॉप वाले सारे काम नहीं करेंगे, वो खाली पॉलिसीज बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें इतना गोल है हमारा, हमें इतना टर्नओवर करना है, हमें ये इतनी सेल करनी है, सिर्फ ये काम रहता है टॉप वालों का। अब लोअर वाले देखें, कंसिस्ट ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर एटसेट्रा। इसमें कौन आता है, फोरमैन आ गया, सुपरवाइजर आ गया, प्लांट जो देखभाल करते हैं प्लांट की। अब हम प्लांट के अंदर आ गए, अभी जब हम ऑफिस के अंदर प्लांट के अंदर आ गए हम यहाँ पर। मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर द डायरेक्टिंग डायरेक्शंस, ब्रिंग वर्कर ग्रीवेंस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। इनका काम है जो पॉलिसीज बना के दी है टॉप वालों ने, वो किसको बता दी, मिडिल वालों को, मिडिल वालों ने किसको बता दी, लोअर वालों को। अब लोअर वाले उस काम को करवाएंगे, लेकिन बंदे कौन हायर करेगा, मिडिल वाले हायर करेंगे। जिन्हें कोई लोगों की जरूरत पड़ी कौन ला के देगा, मिडिल वाले ला के देंगे। अब इनका काम जो हम लोगों ने बंदे प्रोवाइड कर दिए उसके उनको लेके जाएं, अपना काम करवाएं, जो हमने प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग काम करवाएं। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था भाई, एक मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। तो भाई क्या है, इसके फंक्शन है, उन फंक्शन के बारे में बात करें। प्लानिंग सबसे पहले फंक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और लास्ट हमारा पार्ट फिफ्थ वाला कंट्रोलिंग। इनके ऊपर अपने अपने आप में अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार देख रहे हैं। प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ को पहले से डिसाइड करना कि हम फ्यूचर में क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप कल को करने वाले काम को आज सोचना, उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, उन काम को कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या चीज़ कर रहे हैं, चीज़ों को इंतजाम कर रहे हैं, उनका पूरा ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग, जो काम करने के लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हायर करेंगे, यानी कि सही काम के लिए सही बंदा चूज करना, उसे हम बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग क्या होता है, मतलब डायरेक्टिंग होता है मेन काम यहाँ से शुरू होता है, डायरेक्टिंग को बोलते हैं हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग पे ही क्या मतलब मेन काम हमारा शुरू होता है, जब हमने सोचा था प्लानिंग के अंदर सोचा था हम ये काम करेंगे, वो काम हम शुरू करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर काम शुरू करते हैं। लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयर करना, कि जो हमने सोचा था एक्चुअल में, सॉरी जो हमारा एस्टिमेट था, जो हमने सोचा था क्या एक्चुअल में वैसे हमारा रिजल्ट आए, इन दोनों के बीच की कंपेरिजन क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना बोलते हैं। हमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, टॉप लेवल वाले करते हैं। स्टाफिंग मिडिल वाले करते हैं, मतलब मिडिल वाले को हमें पॉलिसी बताती है हमें ऐसे ऐसे गोल्स है हमारे और हमें ये हासिल करना है, तो मिडिल वाले सारे इंतजाम करके देंगे, मतलब बंदे वगैरह हायर करके देंगे। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, यहाँ पर काम होता है मैंने कौन करता है, लोअर लेवल वाले करते हैं। लास्ट इसके अंदर टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। यहाँ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एजेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब तालमेल बिठाना। हमारे जो लोग हैं बाकी सारे, हम पूरी मैनेजमेंट करके आ जाएं, लेकिन अगर हमारे लोगों के बीच में तालमेल नहीं है अच्छा, तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल अगर हम दिया जाए, हाल फिलहाल के अंदर जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, इंडियन, क्या लिख रहा था मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम की, ठीक है ना, कि इंडिया की टीम इस वक्त वर्ल्ड की मतलब बेस्ट टीम मानी जाती है और अच्छे एक मतलब स्टार्स है हमारे पास, बड़े से बड़े स्टार्स है भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये सब क्या स्टार्स हैं। लेकिन फिर भी इंडिया मतलब बहुत गुजरात से यहाँ पर हार गई, बीजीटी हार कर आई है, इससे पहले श्रीलंका से हार गई। इसकी वजह क्या है, मेन वजह, इसकी मेन वजह है कि इन लोगों के बीच में क्या नहीं है, सब कोऑर्डिनेशन। आजकल बहुत सी कॉमन सी बात देखी जा रही है कि भाई ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो रही हैं, कोई खिलाड़ी दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन ना होना। सेम चीज़ पाई गई थी इससे पहले मुंबई इंडियंस के साथ, अभी आईपीएल में जहाँ हार्दिक पांड्या कप्तान बना दिया गया था, तो दो वहाँ सेक्शन बन गए थे भाई, आधे लोग रोहित शर्मा के साथ थे, आधे लोग हार्दिक पांड्या के साथ थे। यहाँ पे क्या नहीं था, प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, तालमेल नहीं था। अगर हम मैनेजमेंट कितना भी अच्छा कर लें, हम कितनी अच्छी रिसोर्स को लगा लें, कुछ भी कर दें, कितना ही पैसे खर्च कर दें, बड़े से बड़ा बंदा हमारे पास आ जाए, फिर भी हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में तालमेल नहीं बैठा हुआ होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एजेंस है मैनेजमेंट का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था बेगम इंटरेस्ट में, कि कोऑर्डिनेशन क्या है मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या है, एजेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन क्या है, फोर्स है भाई, कोई वो देखने वाली चीज़ नहीं, फोर्स है जो लोगों को बांध के रखती है, मेंटली लोगों को बांध के रखती है, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने पे, दूसरे के साथ बात करने पे, कम्युनिकेट करने के लिए।
सिंक्रोनाइज करती है ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट से सारे लोगों के बीच में तालमेल बैठा के रखती है, इनको एक साथ जोड़ के रखती है, कोऑर्डिनेशन। तो किसी भी काम के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप क्रिकेट की बात करें, चाहे आप मैनेजमेंट की बात करें, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब सेम चीज़ की बात करूँ मैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सही से पढ़ाई होगी नहीं होगी। भाई हमारे बीच में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में, एक स्टूडेंट ऐसा आ गया कि जिससे मेरी बातचीत नहीं हो रही बिल्कुल, अरे यार क्या दिक्कत है। दस स्टूडेंट है लेकिन उसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे कोऑर्डिनेशन मेरे पास सही नहीं है, इससे मेरी बातचीत कम्युनिकेशन नहीं है, हो सकता है किसी कुछ ही वजह हो, दोनों के बीच का ईगो हो या फिर बहुत सारी बात होती है स्टूडेंट टीचर के बीच में। अगर उसके बाद मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं, तालमेल अच्छा नहीं, मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्या वो सही से पढ़ाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसे अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, चाहे ये कोऑर्डिनेट करे चाहे मैं कोऑर्डिनेट, दोनों साइड से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बहुत जरूरी पार्ट है। इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, मतलब ग्रुप एफर्ट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, एक जगह बांध के रखता है, इकट्ठा करके रखता है, फैलने नहीं देता है यहाँ पर। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब हम जब हमारे बीच कोऑर्डिनेट रहेगा, हम लोग के बीच अच्छे से तालमेल लगेगी, तो हम सब एक डायरेक्शन के पीछे काम करेंगे, एक एक्शन के पीछे काम करेंगे, एक चीज के पीछे काम करेंगे, एक गोल के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर हमारे गोल अलग अलग हो जाएंगे भाई, तो हम सही से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सेम सब क्या हो रहा है, टीम के साथ हो रहा है कि भाई सबको अपनी अपनी पड़ी है कि हमारी इमेज सुधर जाए, बाकी टीम चाहे भाड़ में जाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कहता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर बार हमें क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोऑर्डिनेट करा, एक दिन कोऑर्डिनेट करा, 2 दिन कोऑर्डिनेट करा, ऐसा नहीं है, हमें हर रोज कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हर जब तक हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ये भी और परवेसिव है, ऐसा नहीं सिर्फ कंपनी के ऊपर बात कर रही हूँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, स्कूल में भी होता है, हमारे घर में भी होता है, कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है। एक डेलिब्रेटेड फंक्शन है ये। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे मैनेजर की जिम्मेदारी है कि हम क्या करके चलें, कोऑर्डिनेशन करके चलें। अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हमारा टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह होते हैं। चेयरपर्सन हो, चाहे हमारा CEO, CFO और एक होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, जिसे कू बोलते हैं, इन सबके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हम सही से प्लानिंग कर पाएंगे। अब भाई कल को 4-5 लोग बैठे हुए हैं एक साथ प्लानिंग करने के लिए, लेकिन इनके बीच का नहीं तालमेल नहीं है, एक दूसरे बात करने को तैयार नहीं है, क्या हम प्लानिंग कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी भाई, कोई चांस ही नहीं है इस बात का। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह पे चाहिए, हमें लोअर पे भी चाहिए, मिडिल पे भी चाहिए और टॉप वाले लेवल पे भी चाहिए। कोऑर्डिनेशन हमें हर जगह चाहिए, अपने घर पे भी चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ भी चाहिए कोऑर्डिनेशन। ये हम बता दिए कि भाई किसका क्या काम होता है, प्लानिंग वगैरह कौन करता है और ये सब होता है, हमने बता दिया। एक बार चैप्टर का हम क्या करते हैं, फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है ये ऑलमोस्ट मतलब पूरी चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा ये। तो एक बार रिकैप लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले तो हमने देखा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात करी। एक चीज है ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ये वाली, ये डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका था, भाई ये डेफिनेशन किसने दी, तो आपको डेफिनेशन इसे याद करके जानी याद नहीं, मतलब इतना तो आपके पास दिमाग में रहना चाहिए कि भाई डेफिनेशन किसने दी थी ये। मैनेजमेंट को मैं बताया था, मैनेजमेंट क्या होती है, कला है, आर्ट है, क्या करने की, दूसरों से काम करवाने की, उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन हमें काम कैसे करवाना है कि भाई कैसे कुछ काम के चले, और नहीं, हमें काम करवाना है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, मतलब कम से कम पैसों में और कम से कम समय के अंदर। अब भाई हमें टाइम है कि मतलब एक इसका एग्जाम्पल अच्छा लें हम, हमने कम पैसों में इंतजाम कर लिया, एक शादी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। बारात आने का समय है, यानी लोगों के आने का समय है 7 बजे, हमने दे दिया अपने कार्ड पे लिखवा दिया भाई 7 बजे आएंगे आप, और 7:30 हम क्या कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। सॉरी ज़्यादा 1 ज़ीरो लगा दिया जल्दबाजी में। हमने कहा भाई बारात आएगी 7 बजे और लंच हम वो डिनर कर देंगे इतने बजे। अगर हम खाना बनवाएं रात के 10 बजे जाकर, तो उसका कुछ फ़ायदा है क्या, भाई हमने सब चीज़ इंतजाम कर लिया, अपने हर चीज़ मैनेज कर ली भाई हमने, लेकिन क्या नहीं आया हमारे पास, इफेक्टिवनेस नहीं आया, हम समय पे नहीं बनवा पाए, खाना बनता है 10 बजे रात के, तो उस खाना बनवाने का कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं भाई, वेस्ट है फिर वो।
तो हम जो चीज़ मैनेज कर रहे हैं, हमें खाली ये नहीं देखना कि भाई बारात आ रही है, हमें हर चीज़ उनको खातिरदारी देखनी है, हमें उनके स्वागत में कमी ना हो, ये सब नहीं देखना हमें। तो ये सब भी देखना है, लेकिन सिर्फ ये सब नहीं देखना, भाई वो खाना जब खाएंगे वो तैयार भी टाइम पर हो जाए, ये चीज़ हमें देखनी है। तो एक टाइम एफिशिएंसी का थोड़ा ये इफेक्टिवनेस है, सही समय पर हमें काम खत्म करना है अपना। हमने बात करी डेफिनेशन जो बनी है इसकी मैनेजमेंट की, वो 3 शब्द मतलब 3 अहम शब्दों से मिलकर बनी है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, प्रोसेस क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट को, मतलब प्रोसेस वर्कर्स, क्योंकि प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जो 5 चीजों से मिलकर बनी है। मैनेजमेंट कोई अकेले नहीं बनी। बोलते हैं एक ऐड आता था पहले ऐश्वर्या राय का, शैम्पू का 5 प्रॉब्लम और 1 सॉल्यूशन। ठीक है, 5 प्रॉब्लम का 1 सॉल्यूशन, वो जो शैम्पू का नाम दिया वो था, लेकिन शैम्पू की बात नहीं कर रही। 5 प्रॉब्लम है हमारे पास, प्लानिंग भी है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग भी है हमारे पास, स्टाफिंग भी है हमारे पास, डायरेक्टिंग भी है और कंट्रोलिंग, हमारे पास 5 प्रॉब्लम्स हैं, उनका सिर्फ एक चीज सोल्यूशन है, वो है हमारी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम मैनेज करके मतलब 5 चीज को मिला के हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट से सब चीज को कौन कंट्रोल करेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जो 5 से मिलकर बना है। इफेक्टिवनेस की हमने बात करी भाई, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। भाई हम काम मतलब क्वेश्चन आता है भाई इफेक्टिवनेस किससे रिलेट करता है, इफेक्टिवनेस रिलेट किससे करता है, समय से, टाइम से, और एफिशिएंसी किससे रिलेट करता है, कॉस्ट से। ये दोनों बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है और आगे भी बन जाइए। हमने कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे भाई कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है भाई, हम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, तो गोल हासिल करने में हमें हेल्प करता है। ऑल परवेसिव कैरेक्टर मैनेजमेंट हमारा, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल है, घर में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कंपनीज में, हर जगह पाया जाता है मैनेजमेंट। इवन कंट्री कोई रन कर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट, तो वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार करते रहने से पड़ता है मैनेजमेंट। ऐसा नहीं हम एक बार मैनेज करके छोड़ दें तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हम, हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ किसी चीज़ को, एक दो चीज़ को ही क्या करते हैं मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर हम हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन यानी अपने ऑपरेशन वगैरह को भी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट सब चीज़ को देखती है। एक ग्रुप एक्टिविटी है, किसी अकेले काम नहीं, मैनेजमेंट है ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है, बात करेंगे मैनेजर खुद क्या कुछ काम करेगा क्या, मैनेजर कभी खुद काम नहीं करता, मैनेजर काम करवाता है। ठीक है ना, इसीलिए एक हमने देखने कला शब्द पढ़ा था, आर्ट, कला, कि भाई मैनेजमेंट क्या एक कला है। वो कला क्यों है, क्योंकि मैनेजर दूसरों से काम करवा रहा है, दूसरों से काम करवाने की कला है। आपके घर में देखेंगे आपके पेरेंट्स क्या है, मैनेजर्स हैं आपके ऊपर, क्योंकि वो आपसे काम करवाने के, भाई जाके पानी लेकर आओ, के बाहर के बाजार से सामान लिया हो या वो लिया हो, जो भी चीज़ है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कला है दूसरों से काम करवाने की। मैनेजर खुद कुछ काम नहीं करता, दूसरों से काम करवाता है। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, माने कि ना उसे हम छू सकते हैं ना उसे हम देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हमने बात करी थी। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट करने के, कुछ फायदे क्या हैं, कि हमारे मकसद क्या है कि मैनेजर को मैनेजमेंट करें। तो हमारे 3 मकसद थे, पहला ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होना, दूसरा सोसाइटी का फायदा होना, तीसरा जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, यानी उनका फायदा हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्सनल और तीसरा सोशल। ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करेंगे, सोशल में हम सोसाइटी का फायदा करेंगे, कम से मतलब एक कम से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तो सही दाम पे, एक बोलते हैं ना कि मुनासिब दाम पर सही सी चीज़ प्रोवाइड करें। हम कुछ भी चीज़ बना के दे रहे हैं और उल्टा पैसा मांग रहे हैं, हमें नहीं करना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करती है, कि मतलब हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी जो ज़रूरत है उनको हम क्या करें, पूरा करें, कि भाई वो हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, अच्छे ना जगह दें काम करने के लिए, एक अलग से साफ सफाई का इंतजाम रखें हम। तो ये क्या हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन्हें सैलरी हम सही से दें, इतनी सैलरी देंगे भाई वो कॉम्पिटिटिव सैलरी है जितना दूसरे लोगों को मिल रही है। हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है 20,000 में, लेकिन उसी काम को दूसरी कंपनी करा रही है 50,000 में, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं, तो काम छोड़ के चले जाएगा भाई। तो अगर हमारे यहाँ काम छोड़ कर ना जाए तो हमें क्या करना है, सैलरी सही से देनी है, जितने और लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी। हमने इंपॉर्टेंस देखी थी इसकी कि भाई गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट, और
एफिशिएंसी लाता है वर्क में, यानी हम काम को कम से कम पैसे में कर पाते हैं, कम से कम समय के अंदर कर पाते हैं। क्रिएट करता है डायनेमिज्म, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, इससे हम उन ऑब्जेक्टिव को कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। हमने नेचर देखा था मैनेजमेंट का। भाई मैनेजमेंट आखिर है क्या? मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हमने कुछ क्राइटेरिया से देखे थे इसके बाद में कि मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं, कला क्यों बोलते हैं। क्योंकि भाई मैनेजमेंट के अंदर जो गुण होते हैं, मैनेजमेंट के गुण हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? मेरे को आर्ट के गुण किससे मिलते हैं? मैनेजमेंट के जो गुण हैं वो किससे मिलते हैं? साइंस के गुण से भी मिलते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी। और साथ ही जो मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके अंदर के गुण पाए जाते हैं, वो सेम किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रोफेशन के अंदर भी पाए जाते हैं। हमने नेचर को देखा था इस तरह से, और हमने फिर इसके अंदर देखा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने लेवल की बात करी। ये भी अपने अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि आगे हम देखेंगे इन लेवल्स को भी। मैनेजमेंट के अंदर कितनी लेवल होती है? 3 लेवल होती हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर के बाद आता है प्लेटफॉर्म वर्कर, जो चौथी लेवल, इसकी हम बात नहीं करते, लेकिन जो मेन जो आती है 3 आते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। इसके बाद क्या आती है? प्लेटफॉर्म वर्कर आ जाते हैं, मतलब जो हमारे डेली दिहाड़ी वाले मजदूर जो होते हैं उनकी बात होती है। फिर टॉप लेवल में कौन आएगा? हमारे CFO आएंगे, CEO आएंगे, चेयरमैन आएंगे, MD आएंगे, ये लोग आएंगे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जाएंगे, यानी कू। फिर मिडिल की बात करी थी, मिडिल के अंदर आते हैं मैनेजर्स, जिनका काम क्या होता है? लोगों को हायर करना, बंदों को हायर करना काम करवाने के लिए। और जो पॉलिसीज टॉप वालों ने बनाई थी, टॉप वाले खाली पॉलिसीज बनाएंगे, जो पॉलिसीज टॉप वालों ने बनाई थी उनको आगे तक पहुंचाना। किस तक पहुंचाना? लोअर वालों तक पहुंचाना। क्योंकि टॉप वाले कभी लोअर वाले से आगे बात नहीं करते डायरेक्टली, वो मिडिल वालों को बता देंगे, मिडिल वाले किसको बताएंगे? लोअर वाले को बताएंगे। फिर हमने देखा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन थे, यानी 5 प्रॉब्लम थी, एक सॉल्यूशन थी। क्या 5 प्रॉब्लम थी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और लास्ट डायरेक्टिंग। सॉरी, फोर्थ डायरेक्टिंग, लास्ट कंट्रोलिंग। थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया यहाँ पर मैंने। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है? टॉप मिडिल वाले, टॉप लेवल वाले करते हैं। स्टाफिंग काम किसकी? मिडिल वालों की। और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग जो होता है मेन काम शुरू होता है हमारा। बाकी सारे काम तो खाली ऑन पेपर होने, जो प्रैक्टिकल काम शुरू होता है डायरेक्टिंग से शुरू होता है। इसलिए डायरेक्टिंग को एक चीज़ बोली जाती है, मैं बताया बेटा, दोबारा बता देता हूँ। डायरेक्टिंग क्या है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, यानी यहाँ से हमारा काम क्या हो रहा है? दिल है मैनेजमेंट का भाई, धड़क। मेन काम तो हमारा डायरेक्टिंग ही शुरू करती है, प्रैक्टिकल काम कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्टिंग से शुरू होता है हमारा। लास्ट में इसके बाद हमने देखा था कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बैठाना, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन क्या है? एजेंस ऑफ मैनेजमेंट है, एक अहम हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का। और एक ऐसी फोर्स है जो सारी चीज़ों को बांध के रखती है, सारे जो हमारे प्लानिंग फंक्शन वगैरह से सबको क्या करती है? एकदम एक साथ इकट्ठा करके रखती है, यूनिटी के साथ रखती है। नहीं, तालमेल बैठा के रखना ज़्यादा जरूरी है। अगर हम तालमेल नहीं बैठाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो हमारे काम क्या होगा? नहीं होगा। एक बहुत अहम हिस्सा है, और उसके मतलब हमने कुछ देखा था कि इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, पूरे ग्रुप एफर्ट को बांध के रखता है कि सारा ग्रुप एफर्ट एक साथ हो हमारा। हमारे जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो भी क्या होना चाहिए? एक सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था ना। हम हमारे आधे लोग कुछ और काम कर रहे हैं, आधे लोग कुछ और काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने बात करी थी टीम इंडिया के बारे में, कि भाई सेम चीज़ हुआ था किसके साथ में? मुंबई इंडियंस के साथ में। क्या उसके आधे लोग तो रोहित शर्मा के चले गए, आधे लोग पांड्या के साथ चले गए। इन लोगों के बीच लड़ाई किस वक्त की रही? कप्तान कौन बनेगा, किसके पास पावर्स हैं। तो यहाँ से अपने जो इनका ग्रुप जो इनकी टीम का क्या गोल था? हमें IPL जीतना है। भाई लास्ट में आए थे बिल्कुल, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 टीमें तो लास्ट 9 से 10 पोजीशन पर रही थी पूरी साल ये। तो अपने रास्ते से भटके, इनके बीच क्या नहीं था? कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो इसलिए इनकी मैनेजमेंट क्या रही? पूरी फेल रही। मतलब और परवेसिव हर जगह चाहिए होती है, यानी बता दिए भाई क्रिकेट में भी चाहिए हमें, और हमें स्पोर्ट के अंदर भी चाहिए, हमें अपने बिजनेस के अंदर भी चाहिए, हमें अपने घर के अंदर भी चाहिए मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स देखे थे, और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो गया था? पूरा खत्म हो गया था। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, बिजनेस स्टडीज़ की, बिजनेस स्टडीज 15 मार्क्स का आएगा आपके। 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें बिजनेस स्टडीज कितना आएगा?
15 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपके करीब 12 चैप्टर हैं। तो हर एक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का आएगा ही आएगा उसमें से। कितना भी ले लेंगे, एक नंबर का हर चैप्टर से आना ही आना ऑलमोस्ट, अगर हम ऐसे एवरेज निकाल के चले तो। 12 चैप्टर्स हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना लाजमी हो चुका है। तो हर चैप्टर की अपनी अपनी कीमत है। और इवन अगर आप कहेंगे भाई एक नंबर की, तो बात तो छोड़ दो भाई, एक नंबर बहुत कीमती होता है। कट ऑफ जो मतलब बनती बिगड़ती है, रैंक बनती बिगड़ती है, एक एक नंबर से बनती बिगड़ती हैं। पूरा खेल उलट पुलट हो जाता है इसमें, एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से। इवन भाई 0.5 जो हम समझते हैं ना, जो हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है, इसे जाने दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसकी भी। तो भाई 15 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, जिसमें चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एक करके। इसमें एक चैप्टर हमारा ये था, फर्स्ट चैप्टर। और सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा नहीं कि हम ढील छोड़ दें भाई कि इसे ना करके आए तो नहीं होगा भाई, बहुत ज़रूरी है भाई सब्जेक्ट करके आना हमारा ये। और इसी के साथ मैं आपको हाँ, ये तो सब हो चुका है चैप्टर के सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी जो कोचिंग है एनएलसीसी क्लासेस, जो एएमयू जामिया एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करवाती है। और हमारे यहाँ कोर्सेज हैं बहुत सारे, बीए एलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीएड, बीकॉम, सीयूईटी, लॉ, क्लेट, यूजीसी, नेट लॉ, ये सब हमारे क्या हैं। हम ये सारे सब्जेक्ट की रेगुलेशन वो करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, सॉरी कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। हमें सेल्फ फाइनेंस क्लासेस के लिए भी हैं, फर्स्ट 6, 9, 10 तो 11th एंट्रेंस के लिए भी हमारे पास हर तरह के एंट्रेंस कोर्स हमारे यहाँ क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। अगर आप हमारे यहाँ जो कोर्स परचेज करते हैं, उसके आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, अगर देखें तो हमारे पास क्या है, स्मार्ट टीचिंग आप देख ही सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। हर एक नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हर तरह से। हमारे पास जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सर्टिफाइड फैकल्टी हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपरेशन आपकी होगी, ऐसा नहीं है कि बाई चांस आपकी किसी दिन क्लास मिस हो जाती है, आप नहीं आ पाए किसी वजह से, आपकी तबीयत खराब है, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये हम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और रियलिस्टिक मॉक टेस्ट करवाएंगे हम आपको, बिल्कुल ऐसा मॉक टेस्ट करवाएंगे जो बिल्कुल आपको रियल लगे, जैसा एग्जाम सेंटर के अंदर होता है बिल्कुल ही। और बहुत सारी इसकी तरह हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ ये सब इतना कुछ हम आपको प्रोवाइड कराने हैं, और उसमें आपको हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑफर भी दे रहे हैं 50% का। जो हमारी रेगुलर फीस है वो हम आपको उस पर 50% ऑफ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं हर किसी के लिए, बहुत लिमिटेड सीट के लिए ऑफर हमने निकाला है, जो कि बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। 26 जनवरी के लिए हमने ऑफर निकाला है, 26 जनवरी के बाद ये ऑफर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर हमारी सीट बुक हो जाती हैं, सारी जितनी हमारे पास सीट्स हैं वो हमारी फुल हो जाती हैं, तो हम ऑफर भी हमारा बंद हो जाएगा। इसलिए जो लिमिटेड सीट्स के लिए जितनी जल्दी हो जाएगा आप हमारे पास आकर एनरोल कराएं अपने आप को। और आपको फीस के रिगार्डिंग कोई भी और वो करनी है, डिटेल्स जाननी है, तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टा आईडी है, हमारी यही यूट्यूब के चैनल का नाम है। और बैच जो शुरू होने वाला है बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो अगर समय बचा भी नहीं है एग्जाम के लिए, तो जितनी जल्दी हो जाएगा आप हमारे पास आएँ, एनरोल कराएँ, और हम आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी देंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। और ऐसा नहीं है नोट्स हम आपको देकर छोड़ दें, हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे उसमें आपका ही फायदा है भाई।